नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग विघटन की परिणतियां पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ वीडियो के मैं बताऊंगा, हालांकि यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एग्जाम में विघटन की परिणतियां क्या थी। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। हर टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। मैंने बहुत ही अच्छे से समझा है। वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं विघटन की परिणतियां का मतलब होता है रिजल्ट। दरअसल क्या हुआ, जब सोवियत संघ हमारा टूट गया तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, क्या चीजें हुई, यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आए। सोवियत संघ जब हमारा टूटा तो समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। जब समाजवादी जो व्यवस्था है वो टूट गई, जो सोवियत संघ हमारा टूट गया, तो इसका जो रिजल्ट निकला ना वो बहुत ही ज्यादा गंभीर था, बहुत ही ज्यादा सीरियस था। इससे मोटे तौर पे 3 बदलाव हुए। मोटे तौर पे यहाँ पे 3 बदलावों की डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला बदलाव। पहला बदलाव हुआ था कि दूसरी दुनिया के पतन का परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति से हो। तो पहला चीज ये था कि जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, वो बिल्कुल खत्म हो गया। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, ये विचार धारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं था। जो मुद्दा चल रहा था कि किसकी जो विचारधारा वो अच्छी है, अमेरिका की विचारधारा अच्छी है, सोवियत की विचारधारा अच्छी है, ये लड़ाई भी खत्म हो गई। आगे बढ़े तो हम इसमें ये भी पाएंगे कि शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। कि सोवियत की भी सेना उलझी रहती थी कि हमें अमेरिका से आगे निकलना, अमेरिका की भी सोवियत उलझी रहती कि हमें सोवियत से आगे निकलना है। हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी इसने। दोनों जो देश हैं, कह लीजिए जो दोनों ग्रुप्स हैं, वो लोग क्या करने लगे थे, हथियारों की होड़ करने लगे थे। अमेरिका भी करने लगा था, सोवियत भी करने लगा था। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था और ये ज्यादा से बड़ी मात्रा में क्या कर रहे थे, परमाणु जो हथियार थे उनको इकट्ठा कर रहे थे। तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था और इन्होंने विश्व को सैन्य गुटों में, जैसे सोवियत ने वार्सा में बांटा था और अमेरिका ने नाटो में बांट दिया था, यानी दुनिया का ही बंटवारा कर डाल रहे थे लोग। शीत युद्ध की समाप्ति से ये सब खत्म हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति से जो झेलम झाल चल रहा था, जो पंगा चल रहा था, पूरा खत्म हो गया और नई शांति की संभावना का जन्म हो। और फाइनली निकला कि फाइनली अब कुछ अच्छा होगा। जो टेंशन चल रही थी सोवियत और अमेरिका के बीच, वो फाइनली खत्म हुई। दूसरा पहलू अगर हम देखें तो विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। कि देखो, दरअसल क्या हुआ था कि पहले कई जो लोग हैं, कई जो कंट्रीज है वो अमेरिका में जा रही थी, कई जो कंट्रीज है वो यूएसएसआर में जा रही थी। लेकिन जब यूएसएसआर खत्म हो गया, जब सोवियत संघ हमारा टूट गया, तो जो टूटे हुए जो उसके मेंबर्स थे वो लोग अपने संबंध बदलने लगे, वो इनसे जुड़ने लगे और कई लोग किसी और से जुड़ने लगे, अलग अलग देशों से जुड़ने लगे। विचारों और संस्थाओं में बदलाव आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हमारा सोवियत टूट गया तो जो उसकी विचारधारा वो भी हार गई और फिर जो वो अपनी जो विचारधारा वहां पे, जो सोशलिज्म, जो समाजवादी जो विचारधारा वहां पे चल रही थी, उसको वो ट्रांसफॉर्म करने लगे पूंजीवादी व्यवस्था में या फिर किसी और व्यवस्था में। आगे देखें, शीत युद्ध के अंत के समय 2 संभावनाएं थी। जब हमारा शीत युद्ध खत्म हुआ तो 2 पॉसिबिलिटी थी कि 2 चीजें हो सकती है। या तो बची हुई महाशक्ति यानी अमेरिका का दबदबा रहेगा और विश्व एक ध्रुवीय बन जाएगा, और विश्व जो है एक ध्रुवीय बनेगा जहां पे उसी ही चलेगी अमेरिका की। या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह, या फिर कोई देश या देशों के जो अलग अलग समूह हैं, वो अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था उसमें एक महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे, यानी ये भी देश पावरफुल बनकर उभरेंगे और विश्व बहुध्रुवीय बन जाएगा। बहुध्रुवीय का मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ही पावरफुल कंट्री है, यहाँ पे यूएसए भी है, अलग देश है, अलग देशों का ग्रुप है, ऐसे ही बनकर उभरेंगे। लेकिन हुआ क्या, परंतु अमेरिका अकेली महाशक्ति बन गया। कह सकते हैं कि जो विश्व है वो एक ध्रुवीय बन गया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई, यानी जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बन गई। उसके टक्कर की अर्थव्यवस्था अब कोई भी नहीं था विश्व में।
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की सलाहकार बन गई। जो अमेरिका ने जो ये संस्थाएं बनाई थी, विश्व बैंक और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अब जो देश हैं, वो जो देश है इनको सलाह देने लगे। जो बड़े बड़े देश है, विश्व बैंक उन देशों को सलाह देने लगे कि आप ऐसे काम करो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो उनको सलाह देने लगे देशों को, अलग अलग देशों को, कि आप ऐसे काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा कर। लेकिन वो सलाह क्यों दे रही है और आखिरकार उन देशों ने क्यों अडॉप्ट किया उनको कि आप हमारे सलाहकार बनो? क्योंकि जिन देशों को वर्ल्ड बैंक और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो सलाह दे रहा था, पैसे दे रहा था, उन देशों ने की पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं से कर्ज दिया था। दरअसल उन देशों ने क्या किया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, तभी जो अमेरिका की जो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो उनकी हेल्प कर रहा था, उनको रास्ता बता रहा था कि आप ये चीजें करो। साथ ही साथ क्या हुआ था, उन देशों ने इनसे लोन लिया था, पैसे लिए थे और इनको कर्ज दिया था। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र क्या होता है? उदारवादी लोकतंत्र वो होता है जहां निष्पक्ष चुनाव हो, यानी घपलेबाजी ना हो, कानून व्यवस्था हो, सभी के लिए इक्वल हो, ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए कानून व्यवस्था अलग हो। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, जो नागरिकों को जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, जो भी कुछ अधिकार हैं, वो सब अधिकार उनको मिले। राजनीतिक जीवन में सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। और जो उदारवादी लोकतंत्र है वो एक बड़े ही अच्छे, कह सकते हैं कि जो उदारवादी लोकतंत्र है, देश उनको बहुत, जो देश है वो उनको बहुत ही ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। एक बड़ा एक हीरो के टाइप में उदारवादी लोकतंत्र जो सिस्टम है ये उभरा है, कह सकते हैं। और लोग अलग अलग जो देश है वो इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तीसरे पहलू की बात करें जो कि चेंजेस हमें देखने को मिलता है, सोवियत के अंत से सदस्य देशों का नया उदय हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है, सोवियत के अलग अलग लोग उससे जुड़े हुए थे। जब सोवियत टूट गया तो वो देश उदय हो गए, उनको भी कह सकते हो कि आजादी मिल गई, उनको भी एक नई फ्रीडम मिली। इनसे कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, कुछ देश चाहे जैसे वो बाल्टिक हो या फिर पूर्वी जो यूरोप के दो देश हैं, वो यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे। वो अब किससे जुड़ना चाहते थे? यूरोपीय संघ से, क्योंकि सोवियत तो टूट गया, तो अभी वो यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे। और कुछ देश जो हैं वो नाटो से जुड़ना चाहते थे, उनको यूरोपीय संघ में उतना इंटरेस्ट नहीं लगा, उनको लगा कि नाटो से जुड़कर हमारा ज्यादा भला हो सकता है, तो वो नाटो से जुड़ने लगे। मध्य एशियाई देश अपने विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने चाहते थे। दरअसल जो मिडिल एशिया में जो देश थे, जो एशिया के मध्य में आते थे, क्योंकि वो मध्य में आने की वजह से वो सबसे जुड़े हुए थे, बीच में आने की वजह से वो ईस्ट से भी जुड़े थे, वेस्ट से भी जुड़े थे, साउथ और नॉर्थ से भी जुड़े हुए वो थे। तो इस वजह से वो उस स्थिति का फायदा उठाने चाहते थे, तो वो किसी एक के साथ नहीं गए। इन देशों ने रूस के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, अमेरिका से भी बनाने की कोशिश की, चीन से भी बनाने की कोशिश की, भारत से भी इन लोगों ने बनाने की अच्छे संबंध कोशिश की, तथा अन्य देशों से संबंध बनाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए खिलाड़ी सामने। और हमें ऐसा करने पे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें एक नए खिलाड़ी सामने है कि ऐसा माना जाने लगा कि ये इन फ्यूचर अमेरिका को टक्कर देने के लिए है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और ये अच्छे से स्टडी कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। और भी हमारे वीडियोस को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।